लॉन्च किया था, बॉटनी एंड फिर दूसरे क्या होंगे, मैक्रो, इस तरह ही क्लास, उसे क्वीन कहते हैं, उसकी 40। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। देखें, एक बड़ी प्यारी सी बात है, अगर वक्त ज़ाया ना किया जाए तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरत के वक्त ही ईजाद होती है। तो वेलकम टू आवर जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये हमने तकरीबन 2009 को इस चैनल को जो है वो अपलोड किया था, लॉन्च किया था। और आप कह लें कि 2018 के बाद जो है इस पर मज़ीद ज़्यादा काम किया जाने लगा, और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर जो है हमने अब बायोलॉजी के लेक्चर भी शुरू कर दिए हैं, ताकि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई की जा सके। अगर थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम मोहम्मद खुरम राजपूत है, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट से है। बेसिकली मैं ज़ूलॉजिस्ट हूँ, माहिर हशरात हूँ। ज़ूलॉजी में एक ब्रांच होती है एंटोमोलॉजी, तो आप कह लें कि मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं माहिर हशरात को। मेरा रिसर्च वर्क जो है वो टर्माइट पर है, दीमक पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया लाहौर, जो इस वक्त पाकिस्तान की प्राइवेट नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। और मेरे रिसर्च वर्क में मुझे नोबेल अल्हम्दुलिल्लाह दिया गया है, और मेरा रिसर्च वर्क 4.0 CGPA पे एंड अप हुआ है, जो कि मेरे लिए और डेफिनेटली मेरे साथ ताउन करने वाले जितने भी अफराद, मेरी फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये अचीवमेंट मैंने हासिल की है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी इस बुक की कवरेज में 9th बायोलॉजी, 10th बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, सेकेंड ईयर बायोलॉजी, और मेरा कोर इंटरेस्ट रहा है केमिस्ट्री में, लिहाजा 9th केमिस्ट्री, 10th केमिस्ट्री, और उसके बाद इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद मिलर हार्ले जैसी किताबें और PS अग्रवाल जैसी किताबों के बहुत से लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड करके दूंगा इस चैनल पे। और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मोर देन 2000 अपलोड्स अब तक हो चुकी हैं, जो टारगेट है हमारा कि इसको 20,000 तक किया जाए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और पाकिस्तान में ये मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं कर पाते, तो ये जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल उनको भरपूर अंदाज में हेल्प करे, ताकि उनके ग्रेड्स, उनके आइडियाज़, उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे हो सकें। तो लिहाजा अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर हम शुरू करते हैं इस किताब को, जो कि 9वीं क्लास की किताब है, बायोलॉजी, 9th बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत से चैप्टर हैं जो हम स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम बायोलॉजी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर क्या है, किस तरह बायोलॉजी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। इसके अलावा इस किताब के टोटल 9 चैप्टर हैं 9वीं क्लास के, और 10वीं क्लास के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको 10वीं के प्लेटफॉर्म से बताऊंगा। तो वो आखिर 9 चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आपको सारे चैप्टर्स की, तो पहला चैप्टर जैसे कि मैंने आपसे बताया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। दूसरा चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बड़ा मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है उसको हल करने का एक पूरा मेथड मौजूद है। जैसे पुराने ज़माने में मलेरिया जैसी बीमारी होती थी, लोगों को पता नहीं था कि इस मलेरिया की बीमारी को कैसे जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। तो फिर एक बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हुए हमने जो है एक चैप्टर को लिखा, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, कोई भी ब्रांच हो, बहुत सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, उसमें साइंटिफिक मेथड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड को स्टडी कर लेने के बाद ही आप एक अच्छे साइंसदान साबित हो पाते हैं। तो लिहाजा सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ना सिर्फ डाटा देगा आपको रेलिवेंट टू द चैप्टर, बल्कि आपको साइंटिफिक मेथड की मेथडोलॉजी सिखाएगा। तो लिहाजा मेरे साथ पढ़िएगा
इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर अंदाज में हेल्प करूंगा कि साइंटिफिक मेथड को कैसे समझा जा सकता है इस चैप्टर में, और फिर आने वाले तमाम चैप्टर्स को और आसान कैसे किया जा सकता है। बहरहाल थर्ड चैप्टर जो हमारी स्टडी के अंदर रहेगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी में हम जानेंगे कि आखिर इस ज़मीन पर इतने ज़्यादा जानदार रहते हैं और इतने ज़्यादा फैलाव ये कैसे आ गया है, वैरायटी विद इन स्पीशीज़ कैसे आ गई है, अमंग स्पीशीज़ कैसे आ गई है, यानी कि बहुत सी डिफरेंट स्पीशीज़ कैसे बन गई हैं, स्पीशीज़ अंडर स्पीशीज़ डिफरेंट कैसे बन गई हैं। तो थोड़ा बहुत इनकी क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी पर काम किया जाएगा इस चैप्टर में, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम एक चैप्टर स्टडी करेंगे, उसका नाम है, सेक्शन 2 से इसको लिया जाएगा, दैट इज बेसिकली द सेल्स एंड टिश्यूज। इसमें हम सेल, एक खुलिया, उसके अंदर चले जाएंगे और तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर सेल्स आपस में इकट्ठे रहकर टिश्यूज बनाते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना सिर्फ एनिमल्स की बल्कि प्लांट्स की भी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि नो डाउट सेल का ही एक अगला जुज है, जिसको हम कहेंगे सेल साइकिल। आखिर सेल दोबारा कैसे पैदा होते हैं, एक बहुत अच्छा सवाल है। तो लिहाजा सेल दोबारा कैसे पैदा होते हैं, इनके ऊपर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इसको माइटोसिस और मियोसिस के अमल में आपको सिखाऊंगा, प्रोसेसेस सिखाऊंगा, उससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा। उसके बाद फिर सेल में रहेंगे और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर व्हाटएवर द साइट्स, यहाँ पर एक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, इनके ऊपर भरपूर स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बल्कि ये चैप्टर्स एक आपका पहला पड़ाव होगा, दूसरा पड़ाव आपको फर्स्ट ईयर में दोबारा नजर आएगा। इन्हीं चैप्टर्स, इसी नाम से आप दोबारा पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में आके। तो लिहाजा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपका फर्स्ट ईयर का जो एक बेसिक प्रोसेस है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपको पता है अगर आप अभी अच्छा पढ़ेंगे तो आने वाले वक्त में फर्स्ट ईयर में भी आपको हेल्प होगी। एक चैप्टर जो बड़ा दुश्वार गुजरता है स्टूडेंट्स को, जो कि अमूमन बच्चों ने पढ़ा भी होगा, दैट इज बायोएनर्जेटिक्स। और स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी वगैरह क्या है। तो इंशाल्लाह हम इस के बारे में भी स्टडी करेंगे कि आखिर चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये भी सेल से रिलेटेड है, सेल अपनी एनर्जी कैसे हार्वेस्ट करता है। जिस तरह आपके घरों में तो वापडा बिजली दे देता है, लेकिन सेल को वापडा बिजली नहीं देता। तो लिहाजा सेल कैसे अपनी ताकत बनाता है, एनर्जी बनाता है, इस चैप्टर के अंदर मौजूद है तफसील सारी। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा सेक्शन आ जाएगा लाइफ प्रोसेस में। दो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट। तो हम न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट के बारे में हम जानेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन कैसे मुख्तलिफ जानदार कर पाते हैं, और फिर खाने के बाद इनकी तरसील यानी कि इनका ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में कैसे मुमकिन हो पाता है। तो ये भी चैप्टर थोड़े लेंथी चैप्टर्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अमूमन इनको सिलेबस को कम पढ़ते हैं और उनको पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मेरी साथ जर्नी में इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली पढ़ाऊँगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि आखिर मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे। तो स्टूडेंट्स अगर हम पहले चैप्टर को ही समझ लेते हैं तो मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और दूसरा होगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरी पहले चैप्टर में सिर्फ 2 वीडियोस बनेंगी, मे बी ये 1.5 घंटे की हो एक वीडियो और दूसरी 2 घंटे की हो, या दोनों वीडियोस कुल मिला के कोई 2 से 4 घंटे की हो। तो आपको उसके अंदर चैप्टर्स की टाइमलाइन मिलेगी। तो उस टाइमलाइन से आप स्टडी कर सकेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे आइडियाज़ को, और मेरे साथ पढ़ने से आपको एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मेरा तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से ज़्यादा अरसे का है। तो मैं आपको कुछ सवालात बताऊंगा ड्यूरिंग माई लेक्चर्स, और वो सवालात आप रफ नोट बुक अपने पास रखिएगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, बल्कि इवन MCQs में मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। और फिर इंशाल्लाह आपके अच्छे डाटा कलेक्शन और अच्छी वोकैबुलरी और अच्छे कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ आपको 60 बाय 60 या 100 बाय 100 मार्क्स लेने में बहुत हेल्प करेंगे। तो लिहाजा एक अच्छी उम्मीद के साथ मेरे साथ इस सफ़र का आगाज़ करें। चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब आपसे हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस बुक, और जिसमें हम बहुत कुछ कवर करेंगे। तो मैं सबसे आपको पहले बता दूं कि इस टॉपिक में हम कवर क्या क्या करेंगे। कवर हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले आपको बताएंगे डिवीजन्स, बायोलॉजी की बड़ी डिवीजन्स हैं, बायोलॉजी बताते खुद क्या होती है और साइंस क्या होती है, अब्दुल सलाम का क्या कहना था साइंस के बारे में। और उसके बाद ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। अमूमन ब्रांचेस स्टूडेंट्स सही तरह तैयार नहीं करते हैं, लेकिन मेरे साथ पढ़ लें इंशाल्लाह आपको ब्रांचेस तो कम से कम याद हो जाएंगी इजीली। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है।
उसके बाद हम स्टडी करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी का। ये अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा तस्वुर पेश करेंगे आपसे मुस्लिम साइंटिस्ट का, कि आखिर कौन कौन से मुस्लिम साइंसदान गुजरे और क्या क्या किया उन्होंने। और उसके बाद फिर आएंगे हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा, तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो लिहाजा दूसरी वीडियो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप दूसरे कोई भी वीडियो, पूरी बुक की कोई भी वीडियो देख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सबसे पहले कि साइंस, तो साइंस क्या है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर है। साइंस इज़ बेसिकली कह लें कि इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टडी इन विच वी गो फॉर ऑब्जर्वेशंस, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द थिंग्स वी गो फॉर अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, और फिर उसके बारे में हम जज करते हैं कि हमने ऑब्ज़र्व क्या किया है, किन चीज़ों के बारे में जाना है, और फिर उनको दूसरों को बताते हैं, और दूसरों को बताने के बाद फिर हम कुछ आइडियाज़ क्लियर कर लेते हैं, कुदरत को समझ लेते हैं। तो साइंस इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर। और इसमें अगर हम बाय वर्ड्स लें इसको, तो ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एंड द लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। तो ये आप बाय वर्ड्स आप देख सकते हैं, आपके चैप्टर की जो पहली 2 लाइनें ये डेफिनेशन ऑफ साइंस बन सकती हैं। हर सब्जेक्ट में साइंस की डेफिनेशन अलग है, तो आपने साइंस को समझना है कि बेसिकली साइंस है क्या। तो कुदरत को समझना साइंस होती है। फिर पुराने वक्तों में जो है द वर्ड साइंस बेसिकली कह लें कि ये साइंशिया के लफ्ज़ से लिया है। साइंशिया लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन लैंग्वेज वर्ड, और लातीनी ज़ुबान में साइंशिया है जिसको हम बेसिकली कहते हैं अखज़ करना, राइट। और अखज़ करने से मुराद है टू जस्ट टू नो समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। और उसके बाद फिर आप कहेंगे कि सर जो साइंस है इसके बारे में दूसरों का क्या ख्याल है। तो दूसरों को हम नॉमिनेट करते हैं, जो आपकी बुक में है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, इन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, तो जो भी साइंस का नॉलेज है, ये सब इंसानों के लिए, एक मैनकाइंड के लिए कॉमन इनहेरिटेज है। कॉमन हेरिटेज का मतलब है कि एक विरासत है, ये विरासत में भी हमें मिलता है। पुरानी किताबें में मिल गई, उनको पढ़ा, फिर मज़ीद नई किताबें लिख दी, तो ये एक विरासत में हमें नॉलेज मिलता है साइंस का। तो जिसमें हम मज़ीद जान पाते हैं, फिर रॉकेट्स बना के हम स्पेस में जाते हैं, फिर मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, फिर टेक्नोलॉजी से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इमारतें बनाते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर दिल खोल के बैठ जाते हैं इंसानी जिस्म के अंदर से, और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सो ये सब साइंटिफिक नॉलेज के मरहूने मिन्नत आता है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले लफ्ज़ बायोलॉजी के बारे में समझाया जाता है। तो बायोलॉजी का क्या मतलब है? बायोलॉजी का मतलब बेसिकली आपको पता ही है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, मैंने लाइफ ही लिख दिया, और लॉजी मीन टू स्टडी, तो द स्टडी ऑफ लाइफ, तो जो ज़िंदगी है उसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स हैं, जिनमें मैं बुक के हिसाब से अगर जाऊं तो ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी का वर्ड जो है वो ज़ुआ से निकला है। ज़ुआ का मतलब होता है एनिमल, लॉजी मीन स्टडी, द एनिमल स्टडी इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। बॉटनी का वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्लांट्स, तो प्लांट्स की स्टडी इज कॉल्ड बॉटनी। इसके अलावा एक और लफ्ज़ लिख लो, फाइटोलॉजी। क्या वर्ड है? फाइटोलॉजी। इसके अलावा एक और वर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, एंड लॉजी मीन अगेन बायोलॉजी मीन माइक्रो, वेरी स्मॉल स्टडी, यानी कि आप कह लो कि जो माइक्रोब्स हैं, ऐसे जानदार जो आंखों से नज़र नहीं आते, उनकी स्टडी, इस तरह बैक्टीरिया वगैरह। और फाइटोलॉजी मीन जो भी दुनिया के पौधे हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में कभी बताऊंगा मैं आपको। और ज़ूलॉजी एनिमल्स, आई डोंट नो जहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट हुई और आज आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ी 3 डिवीजन्स हैं, इनको आपने बाय डेफिनेशन याद कर लेना, मतलब मीनिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में बहुत सी ब्रांचेस हैं, जिनमें फ़िलहाल मैं आपको सारी ही बताऊंगा। तो मॉर्फोलॉजी को पहले इन 5 को देखते हैं, फिर अभी मैं आपको नेक्स्ट 5 भी बताता हूँ। तो मॉर्फोलॉजी को देखते हैं।
मॉर्फो का मतलब होता है शेप। तो किसी भी चीज़ की शेप की स्टडी करना मॉर्फोलॉजी, किसी भी जानदार की शेप की स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल डील द स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें आप फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे घोड़ा अभी मैंने बोला तो आपको घोड़ा दिमाग में आ गया। तो अगर मैं बोलूँ सी क्यूकम्बर, राइट, क्या वर्ड है? सी क्यूकम्बर। अब क्यूकम्बर से तो खीरा दिमाग में आ गया होगा, लेकिन सी क्यूकम्बर खीरे की तरह का जानदार होता है जो कि समुद्रों में रहता है। अब मैं सी स्टार बोलूँगा तो आपको फ़ौरन थोड़ी बहुत कोई अगर अकल है, नॉलेज है, तो आपको समझ में आएगा कि सी स्टार की कैसी शेप है, कैसे स्ट्रक्चर है उसका। लेकिन अगर नहीं तो फिर तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली हम ह्यूमन मॉर्फोलॉजी भी स्टडी करते हैं, और इसकी एक और रिलेटेड एक ब्रांच है एनाटमी, तो उसकी भी बात कर लेता हूँ। अब एनाटमी में भी आप स्टडी यही करते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, लेकिन बॉडी के अंदर चले जाते हैं। यानी कि आप क्या स्टडी करते हैं इसमें एनाटमी में? इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या स्टडी करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि लातीनी लफ्ज़ है बायोलॉजी, तो ये भी बहस चल रही थी काफ़ी कि लफ्ज़ कौन सा है, लेकिन बहुत से साइंसदानों ने ये कहा है कि ये ग्रीक यानी यूनानी लफ्ज़ से निकाला गया है। तो आपकी बुक के सिलेबस के हिसाब से डील करते हैं, तो बायोलॉजी का वर्ड जो है वो यूनानी लिख लें आप, लातीनी ना कीजिएगा, क्योंकि इसको यूनान से अखज़ किया जा रहा है बुक के हिसाब से। तो हिस्टोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो हिस्टोलॉजी बेसिकली टिश्यूज़ की स्टडी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब बहुत से सेल्स इकट्ठे रह रहे हैं, बहुत से टिश्यूज़ बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यूज़, ये जो इंसानों में होते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ के अलावा एडिपोज टिश्यूज़, और इसके अलावा आप कह लें कि वी हैव मैनी अदर टिश्यूज़, जैसे कि कार्डिक टिश्यूज़, प्लांट्स में भी बहुत से होते हैं। तो सेल्स एंड टिश्यूज़ का चैप्टर जब आएगा तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। फिर आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल की स्टडी की जाएगी। सेल की स्टडी क्या करेंगे? इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल के बारे में देखेंगे, और उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में देखेंगे। ना सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर बल्कि उसका फंक्शन, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज, और इसके अलावा सेल डिवीजन, यानी कि कैसे डिवाइड करता है सेल। इन सब चीज़ों की स्टडी अगर हम करेंगे तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ सेल बायोलॉजी। फिर एक ब्रांच आती है फिजियोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी बेसिकली आप कह लें कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गन का कि वो कैसे एक फंक्शन कर रहा है। जैसे आँख है, आँख देख रही है, तो सवाल ये उठता है कि आँख कैसे देख रही है? आप कहेंगे आँखें ऐसे खोलेंगे तो देख रही है तो ठीक हो गया, ऐसे ही देख रही है। कान सुन रहे हैं, ज़ुबान टेस्ट कर रही है, स्किन टच की फीलिंग ले रही है, आपकी होम्योस्टेसिस को बैलेंस कर रही है। और भी वी हैव, नाक सूंघ रही है, दिमाग सोच रहा है, दिल धड़क रहा है। तो ये सारे सेल्स जो हैं ये कैसे काम कर पा रहे हैं? आखिर कौन सी बायोकेमिस्ट्री इसमें लगी पड़ी है? अंदर सेल के अंदर आखिर ऐसा क्या क्या हो रहा है कि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ज़ुबान बोल रही है, नाक सूंघ रही है, स्किन टच महसूस कर रही है? ये कैसे हो पा रहा है? इसकी स्टडी फिजियोलॉजी है। इसको आप कह लें इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या स्टडी करना है? फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करने का नाम फिजियोलॉजी है। तो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट मजीद ब्रांचें, राइट।
जी तो स्टूडेंट्स मज़ीद बात करते हैं आपसे इन ब्रांचेस की, जिसमें जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, पेरियंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सी ब्रांचेज हैं, ये कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले आपसे बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। ये भी एक बायोलॉजी की शाख है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के नाम याद कर लीजिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ज़िंदगी बनाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि शायद कीड़ों में भी हैं, पौधों में भी हैं, इंसानों में भी हैं, सब में हैं, जानवरों में या पौधों में। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए, ये सब कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली इनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री वाले जो साइंसदान होते हैं वो काफ़ी डिटेल में इनकी स्टडी करते हैं। ये क्लास 10 में केमिस्ट्री में भी इनका जिक्र है। क्लास 10 की केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का नाम है, और फर्स्ट ईयर में भी बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का नाम है। तो आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे इनको, आपने रिस्पेक्ट देनी है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनकी दो टाइप्स हैं, डीएनए, आरएनए। इनके ऊपर इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में काफ़ी बातें करेंगे। लिखा हुआ है कि ये स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि लाइफ बनाते हैं, जिसमें पानी भी है। ठीक है, पानी भी आ जाता है, पानी भी बायोमॉलिक्यूल होता है, छोटा सा है। ये याद रखिएगा, बायोमॉलिक्यूल दो किस्म के होंगे, माइक्रो एंड फिर दूसरे क्या होंगे? मैक्रो। जिस तरह आपने पढ़ी ना, माइक्रो बायोलॉजी एक शाख है। माइक्रो में ऐसे छोटे छोटे जानदार जो कि आंखों से नज़र नहीं आते हैं, ऐसे जानदारों की स्टडी है जो कि छोटे छोटे से हैं, इनको आंखों से नज़र नहीं आते हैं, उन्हें माइक्रो जानदार कहते हैं। और ऐसे जानदार जो कि शायद आंखों से नज़र आते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, वो मैक्रो जानदार हो सकते हैं। बहरहाल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पानी आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, ग्लूकोज आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये सब आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको बता दिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स। फिर कार्बोहाइड्रेट्स ये बेसिकली एल्डिहाइड कीटोनिक होते हैं, और जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज शामिल हैं। फिर शुगर्स होती हैं। फिर लिपिड्स में सारी चर्बी वगैरह, फैट्स, ऑयल्स वगैरह आते हैं। प्रोटीन में सारा गोश्त आ जाता है, इवन एंजाइम्स भी कहते हैं जी प्रोटीन्स हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड्स में सारे डीएनए, आरएनए आ जाते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। तो ये डीएनए भी हमारा इन्हीं का बना होता है, और इवन एटीपी भी इसकी बनी होती है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा जाके, जब बायोएनर्जेटिक चैप्टर है ना, वहाँ पे थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा तफसील में बात करेंगे, इंशाल्लाह आइडियाज़ दूंगा आपको। तो अभी हम चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ कि अगली ब्रांच हमें क्या मैसेज दे रही है। ठीक है, तो अगली ब्रांच से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पैरासाइट्स के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, पैरासाइट्स के बारे में बुक में लिखा हुआ है। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि आपके जिस्म पे रहते हैं। जिस तरह आपके बड़े बड़े बाल हैं, तो इसमें एक जूं जो है वो रहेगी आपके जिस्म पे। ठीक है, तो ये जो मैंने आप कहेंगे सर आपने बाल भी कमाल के बनाए हैं और आपने जूं जो बना दी। सर मैं कहता हूँ कमाल हो गया। तो ये जो जूं है, इसको जूं, आई डोंट नो जूं के तुम, दैट इज नोन एज लाइस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लाइस। ये कीड़ा है बेसिकली एक। तो ये आपके जिस्म पे रहता है, बालों पे। अब आप मेरे बालों की तरफ मत देखिएगा प्लीज़। तो ये बालों पे रहता है, और बालों पे रहकर जो है ये स्किन के अंदर जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से आपकी खुराक लेता है आपसे। तो पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म पर रहते हैं। Those organisms which live on the other organisms and also take shelter and food, यानी फूड भी लेंगे उससे दूसरे जानदार से और शेल्टर भी लेंगे। तो ऐसे जानदार पैरासाइट्स हैं। और भी होते हैं, मतलब जिस्म के ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स हैं। अब बहुत सी स्किन में आपके ना बाहर बहुत से छोटे छोटे से माइक्रोब्स रहते हैं जो शायद आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमें पढ़ा नहीं इनके बारे में।
तो लेकिन जुओं के बारे में तो हम देखते हैं ना, इनको थोड़ा सा तो हमें इनका अंदाज़ा होता है। फिर अब जिस्म के अंदर भी रहते हैं, जिस तरह एक मलापा आपने नाम सुना, यू नो आई यूज टू स्पीक दिस वर्ड इन पंजाबी अलॉट, कि मलाप में ये जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं, स्कैरीज वगैरह इसको हम कहते हैं, ये जो बच्चे मट्टी खाते हैं ना उनको हो जाते हैं, तो स्कैरीज बेसिकली ये है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली पैरासाइट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पैरासाइट्स जो हैं वो दो किस्म के होंगे, एंडोपैरासाइट्स यानी जिस्म के अंदर रहने वाले, एक्टोपैरासाइट्स यानी जिस्म के बाहर रहने वाले। तो आपकी बुक में पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये आपको बोर्ड में सवाल आ सकता है कि ये आपको जिस्म पे रहते हैं और नतीजे में आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, बस आपने ये याद रखना है। उसके बाद ये बता रहे हैं जी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इन्फेक्शियस डिसीजेज, एडिक्टिव ड्रग्स और फिर पोल्यूशन जो है ये एक मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो व्हाट आर दी मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, ये आपको पता होना चाहिए। 3 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, एडिक्टिव ड्रग्स, पोल्यूशन और इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ। ये 3 बड़े मसले हैं, बायोलॉजिकल मसले हैं। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है आखिर में उसके बारे में। अब आते हैं ब्रांचेस की तरफ। तो ब्रांचेस जो है बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स बेसिकली स्टूडेंट्स कह लें आप जीन्स की स्टडी को कहते हैं, जीन्स। अब आप कहेंगे सर जीन्स क्या होती हैं, तो जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं न्यूक्लियस में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं इन्हें हम, क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेसिकली बने होते हैं डीएनए के, ठीक है। ये मैं अब आपको थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। सो इट इज़ लाइक दिस। तो अब ये डीएनए का जो एक स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड है डीएनए का, इसका जो एक हिस्सा है, यानी कह लें आपके जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ डीएनए। ये किसके पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए। या आप कह लें कि जो जीन्स होती हैं दे आर दी क्रॉस सेक्शंस ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्या होंगी, क्रॉस सेक्शंस ऑफ डीएनए, क्रॉस सेक्शंस ऑफ डीएनए। तो ये बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन रखती है प्रोटीन बनाने की। तो इतना सा याद कर लें, इसकी डिटेल स्टडी आपको नहीं दूंगा मैं आपको जेनेटिक्स का बहुत बड़ा साइंसदान नहीं बनाने वाला इस छोटी सी डेफिनेशन में। बहरहाल अगर आपने मुझे जेनेटिक्स पढ़नी है तो क्लास 10 की बायोलॉजी में पढ़ें, इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर मैंने जेनेटिक्स काफ़ी अच्छी समझाई है। तो उसमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है, इज द स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस, ठीक है, उसका किरदार। और ये इनहेरिटेंस क्या होती है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स बेसिकली कह लें कि स्टडी है जीन्स की। और फिर जीन्स की स्टडी से क्या लेना चाह रहे हैं आप मौकफ, जीन्स की स्टडी से देयर रोल इनहेरिटेंस, यानी कि जीन्स को हम देखते हैं कि ये इनहेरिटेड होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इनहेरिटेड क्या होता है। इनहेरिटेड ये होता है कि जिस तरह चिड़िया के घर क्या पैदा होगा, चिड़िया पैदा होगी। हाथी के घर तो चिड़िया पैदा नहीं होती ना, हाथी के घर तो हाथी पैदा होता है ना। तो यानी कि इंसानों के घर इंसान पैदा होते हैं। यानी कि ये जो माँ बाप से कुछ जो औलाद के अंदर करैक्टर्स जाते हैं, इसे हम जीन्स के थ्रू कहते हैं जाते हैं। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे अभी कोई बच्चा होता है वो अपने चाचू पे चला जाता है तो आप कहते हैं ये अपने चाचू पे गया, ये अपने ताऊ पे गया, ये अपने मामे पे गया, ये अपनी मामी पे गया, वट एवर द केस इज। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली कह लें कि जो इनहेरिटेंस होती है इसके अंदर क्या सीन हो रहा होता है, इसके अंदर ये सीन हो रहा होता है कि फ्रॉम द पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि वालदैन से बच्चों में जो भी करैक्टर्स जा रहे हैं इसे हम इनहेरिटेबल करैक्टर्स कहते हैं। और ये किस तरह जाते हैं, ये जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स। यानी जो सेल होता है ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस आगे जाता है जो बच्चों के अंदर, और फिर वो एक फादर की तरफ से न्यूक्लियस आता है, एक मदर की तरफ से न्यूक्लियस आता है, ये दोनों मिलते हैं आपस में और इस तरीके से। तो अभी आपका लेवल छोटा है, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स जेनेटिक्स आपको बता दिया। और फिर डेफिनेटली इनहेरिटेंस का किरदार जैसे भी बता रहा था मैं आपको कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसका मैंने मीनिंग अभी आपको बताया। ठीक है जी, आई होप जेनेटिक्स के ऊपर काफ़ी बात हो गई है। अब आगे हम बात करते हैं अबाउट
एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है जी, अगली बात क्या होगी हमारी, एम्ब्रियोलॉजी। अब आप कहेंगे सर ये एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, तो मैं कहूँगा जी एम्ब्रियोलॉजी होती है फॉर्म एम्ब्रियो की स्टडी। अब आप कहेंगे सर एम्ब्रियो क्या होता है, किसकी स्टडी है ये, एम्ब्रियो की स्टडी है। ठीक है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो अब एम्ब्रियो की स्टडी क्या है, एम्ब्रियो की स्टडी ये है कि जैसे जो मदर हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े बाल हैं मदर के, मदर से जो है एक सेल आया है उसे हम कहेंगे एग। क्या कहेंगे उसको हम, एग। और जो फादर हैं, लेट्स से दैट ये फादर को हम टोपी बना देते हैं, तो ये फादर से भी एक सेल आया है, उसका नाम है स्पर्म। तो एग और स्पर्म ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इन दोनों के मिलने से एक नया सेल बनता है, उसे कहते हैं जाइगोट। ये बस आपने कहानी याद रखनी है। अब ये जो जाइगोट होता है ये एक सेल होता है। अब ये फिर क्या करना शुरू कर देता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है, तो ये बन जाता है क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी बहुत से सेल्स इकट्ठे बन जाते हैं। जो कि एक सेल आया था ना, एक मदर से एक फादर से, फिर एक जाइगोट बना, जाइगोट से फिर बहुत से सेल्स बन गए। इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहते हैं एम्ब्रियो। अब समझ में आई आपको, चिड़िया का भी होता है एम्ब्रियो, ठीक है, आई डोंट नो, चींटी होती है छोटी सी, उसका भी होता है एम्ब्रियो, और इस तरह से इंसानों का भी है और दूसरे दीगर जानवरों, इवन प्लांट्स में भी एम्ब्रियोज होते हैं, मतलब प्लांट्स में भी मेल फीमेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह एक चैप्टर है हमारे पास इनहेरिटेंस वंस अगेन 10th बायोलॉजी, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा फ्लावर्स के ऊपर बात करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि पौधों में मेल फीमेल कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारा सीन चल रहा है, ठीक है, ये लाइफ की स्टडी है ना। तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि पहले हम भी, मैं भी, आप भी जो कैमरे पे मुझे देख रहे हो, हम दोनों भी एम्ब्रियो थे किसी ज़माने में, और फिर मेरे सेल्स बढ़ते गए, तो आई लाइक टू बी अ बूम बूम, आई हैव क्वाइट ग्रोन अप नाउ, और आप भी माशाल्लाह ग्रो कर रही हैं। तो वी हैव बीन ग्रोन अप, हम काफ़ी बड़े हो चुके हुए हैं, यानी हमारे अंदर ट्रिलियंस सेल आ चुके हैं। लेकिन द कहानी स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट अ सिंगल सेल, यानी द फादर सेल, स्पर्म, क्या नाम है फादर सेल का, स्पर्म, और मदर सेल क्या कहलाएगा, एग, और इस तरीके से सारा सीन हो रहा है, राइट। सो ये एम्ब्रियोलॉजी है। बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे इसको, बाय डेफिनेशन इसको कहेंगे द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, डेवलपमेंट of an embryo to new individual, इंडिविजुअल कहते हैं एक जानदार को, किसे कहते हैं इंडिविजुअल, जानदार को। तो एक एम्ब्रियो का क्या बन जाना, इंडिविजुअल बन जाना, क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोलॉजी। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। चलते हैं अब हम अपनी अगली ब्रांच की तरफ, दैट इज टेक्सोनॉमी। जी तो बच्चों टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, और टेक्सोनॉमी क्या होती है इसके ऊपर हम देखते हैं। टेक्सोनॉमी बेसिकली आप कह लें लफ्ज टेक्सा से निकला है। टेक्सा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इस तरह की एक और ब्रांच है सिस्टमैटिक्स, जो कि मैंने लिखी नहीं है। सिस्टमैटिक्स में भी हम यही काम करते हैं, क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन ये होती है कि जैसे बहुत से जानदार हैं, अब वो रह रहे हैं और डेफिनेटली हमने उनका मुताला करना है, हमने उनको स्टडी करना है। तो अब तो जानदारों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये देखना है कि बालों वाले जानदार कौन से हैं, जैसे कि चूहा, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ज़ेब्रा, ऊंट, हाथी, इन सब के बाल होते हैं। तो हमने क्या किया, इनकी एक ग्रुप बना दी, इनकी एक जमात बना दी, दैट इज कॉल्ड क्लास। मतलब क्लासिफिकेशन जब हम करने जाते हैं ना, तो ये भी याद रखिएगा ग्रुप्स के नाम रखे हुए हैं। सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं किंगडम। किंगडम के नीचे एक ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं फाइलम। फाइलम के नीचे एक ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं क्लास। क्लास के नीचे एक ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर।
ऑर्डर के नीचे एक ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं फैमिली, फैमिली के नीचे एक ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं जीनस, और जीनस के नीचे एक ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं स्पीशी। तो जैसे आप इंसानों की क्लासिफिकेशन अगर करने जा रहे हैं तो किंगडम, आप इंसान एनिमल में काउंट होता है तो किंगडम एनिमीलिया। फाइलम उसका है कि उसके अंदर जो है आप कह लें कि बैकबोन होती है तो फाइलम कॉर्डेटा। इस तरह ही क्लास जो है उसकी आप कह लें कि तो जो क्लास है दैट इज बेसिकली मैमेलिया। फिर जो ऑर्डर आता है दैट इज बेसिकली प्राइमेट्स। फिर फैमिली आती है दैट इज होमिनाइडी, और जीनस जो आता है दैट इज होमो। समझ रहे हैं? और फिर स्पीशी आती है दैट इज बेसिकली सैपियंस, होमो सैपियंस। तो क्या सीखा कि भाई हमारे पास एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन का एक तरीका मौजूद है और इसको कहते हैं टैक्सा। टैक्सा मीन ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन किए जाने वाले ग्रुप्स। तो ग्रुप करना, किसी जानदारों के ग्रुप बना बना के उनको फिर ये उनको किंगडम में रख देना, मतलब अब एनिमिलिया बहुत बड़ी किंगडम है, जितने भी एनिमल सब इसमें आ जाते हैं। कॉर्डेटा कहते हैं बैकबोन को, कोर्डेट्स को, जिनकी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है आपकी बैक साइड पे ना, यहाँ पे एक बैकबोन होती है, इस बैकबोन को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। छिपकली में भी होती है, तो छिपकली भी हमारी फैमिली में आएगी, कॉर्डेटा में आएगी। लेकिन हम कहते हैं कि हम छिपकली से इतने तो मुनासिब नहीं है, इतने ज़्यादा उनसे मिलते हैं नहीं है, तो फिर एक और हमने ग्रुप बना दिया मैमेलिया, यानी हमारे बाल हैं। अब छिपकली यहाँ से बाहर हो गई है, क्यों? क्योंकि छिपकली के बाल नहीं होते। लेकिन बाल अब हमारे थोड़ी हैं, बाल तो अब घोड़े के भी हैं, बाल हाथी के भी हैं। तो फिर बालों से और आगे आ जाते हैं फिर प्राइमेट्स, ठीक है। तो फिर और आगे आ जाते हैं होमिनाइडी। अब होमिनाइडी में तकरीबन सारे ये बंदर की फैमिली आ जाती है। अब अगर सर अब इंसानों को बंदर कह रहे हैं, तो बहरहाल ये साइंटिफिक नॉलेज है। तो फिर जीनस जो है होमो में अब सारे मतलब बड़े सुलझे हुए बंदर आते हैं, यानी कि जिनमें इंसान शामिल हैं। पहले उनके साथ और भी ग्रुप्स मौजूद थे। फिर आती है स्पीशी होमो सैपियंस, हम अब सैपियंस कहलाते हैं। तो पहले ज़माने में एरेक्टस भी होते थे, वो भी हमारी तरह ही थे, लेकिन थोड़े से जंगली से थे। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? तो जितने भी जानदार हैं इनकी, मतलब छिपकली को कर लो फिर इस तरह से, मतलब अब आपके सिलेबस में ना चैप्टर नंबर 3 में मटर की क्लासिफिकेशन भी की गई है। पाइसम सैटिवम नाम है उसकी स्पीशी का। तो ये बोर्ड में एमसीक्यू आ जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ज़्यादा बोल रहा होता हूँ। तो लिहाजा ये होगी क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी टैक्सोनॉमी की? टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ दी मेथड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो डेफिनेशन में लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी आपने क्या करना है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, नेमिंग भी करनी है और क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। किसकी क्लासिफिकेशन करनी है? नेमिंग करनी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। शाबाश, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करनी है, ठीक है। किसमें? इनटू ग्रुप्स। किसमें क्लासिफिकेशन करनी है? ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स। जिस तरह ये ग्रुप है ना अगर एक, तो ये इसका सब ग्रुप होगा। समझ रहे हैं? यानी हम बहुत बड़े ग्रुप से छोटे छोटी जमातों में, छोटे छोटे ग्रुप्स में आते चले जा रहे हैं, टैक्सा बनाते चले। ये सबके लिए एक जैसा ही होता है, ये जो टैक्सा मैंने बनाया, लेकिन ये सबका ही डिफरेंट होता है, ठीक है। ये टैक्सा के सबके नाम है, ये सबके डिफरेंट होते हैं। तो आगे चैप्टर नंबर 3 में सिखाऊंगा इसको मैं डिटेल में आपको। लेकिन जब आप आ जाते हो ना सिस्टमैटिक की ब्रांच में, जो कि तुम्हारी बुक में सिस्टमैटिक के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है, तो सिस्टमैटिक जो है बेसिकली सिस्टमैटिक हमें समझाता है कि भाई आपने नेम भी रखने हैं जानदारों के। जिस तरह आलू का नाम रखा सोलैनम ट्यूबरसम,
ये अब आलू का नाम है। आप कहोगे सर ये कैसा नाम है? दैट इज बेसिकली द साइंटिफिक नेम। जिस तरह आपने देखा सोलैनम ट्यूबरोसम आलू है और लहसुन है लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम। आप कहोगे सर ये कैसा नाम है? जिस तरह और भी डिफरेंट मतलब हैं, लियोपैंथरा शेर को कहते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है। तो क्या सीखा कि क्लासिफिकेशन करना, नेमिंग करना किसी भी जानदार की, उसको क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ क्लासिफिकेशन और नेमिंग से काम नहीं चलता, कभी कभी हम हिस्ट्री भी मालूम करना चाह रहे हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या मालूम करना चाह रहे हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि तारीख क्या है, यानी कि पहले अगर लेट्स से आज छिपकली है तो ये पहले क्या थी। मतलब मेरे पास जो एक आइडिया है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे पहले सब समंदरों में रहते थे, पानी में रहते थे सारे जानदार। वो पानी में जानदार मछलियां होती हैं पानी में, तो मछलियों ने सोचा कि चलो ज़मीन पे भी रह लेते हैं। तो जब उन्होंने ज़मीन पे रहने का इरादा बनाया तो वो मेंढक बन गए, लेकिन अंडे देने के लिए पानी में आना पड़ता था क्योंकि वो पानी से निकले थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भी अंडे देने के लिए पानी में जाना पड़ता है, अंडे हमारे सारे मछली दूसरे जानदार पानी वाले खा जाते हैं, ऐसा करते हैं ज़मीन पे ही देते हैं ताकि तहफ़्फ़ुज़ रहे, हमारे बच्चे बच जाएं। तो फिर वो रेप्टाइल्स बन गए। रेप्टाइल यानी कि अंडों को उन्होंने कवर किया ना, शेल लगाया ताकि वो, और फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम ज़मीन पे रहने लगे हैं, ज़मीन पे भी जानदार काफ़ी फैल गए तो हमारे अंडे खा जाते हैं, अब हम इनको अंडे नहीं देते, अब हम बच्चा ही सीधा पैदा करते हैं। ये बड़ी मतलब वक्त लगा, बिलियन साल लगे इन कामों में। फिर अंडे देना बंद कर दिए। बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे भैंस है उसका बच्चा पैदा, अंडे तो नहीं देती ना भैंस भैंस अंडे कब देती है, और इंसान भी अंडे नहीं देता। लेकिन फिर कुछ जानदारों ने पता क्या किया, उड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम अंडे ऊंचे मुकाम पे जाके देंगे ताकि जानदार ऊपर आके खा ही नहीं सकेंगे हमारे बच्चों को। तो अब क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन भी करोगे उन जानदारों की, उन जानदारों के नाम भी रखोगे, डेफिनेट सबके रखोगे, और लेकिन आप उसकी तारीख भी मालूम करने की कोशिश करोगे कि वो जानदार की तारीख क्या है। कभी कभी साइंसदान कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा करते हैं सिर्फ खाली नाम रख लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, इसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में भी यही है ना, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। लेकिन अगर आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी शामिल कर लेते हैं, यानी तारीख भी मालूम करते हैं, तो फिर ये बन जाता है सिस्टमैटिक्स। फिर ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगी? सिस्टमैटिक्स। तो ये आपने नहीं भूलना। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं पेलियंटोलॉजी की। राइट, सो पेलियंटोलॉजी क्या होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब पेलियंटोलॉजी जो है बेसिकली कह लें कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। किसकी स्टडी करते हैं? अब सवाल ये उठता है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स बेसिकली बकाया जात होते हैं। अब आप कहेंगे ये बकाया जात क्या होते हैं? बकाया जात वो होते हैं जो कि जिस तरह कोई जानदार है, so just try to make a जानदार on the board। तो जैसे कोई जानदार है, अब ये मर गया और मरने के बाद ये जमीन में दब गया, तो इसकी कुछ हड्डियां ही बचेंगी ना। क्या बचेंगी? हड्डियां। इन हड्डियों को कहते हैं बोन्स। बोन्स बचेंगी। तो अब हमें ये जो बोन्स मिली, लेट्स से दैट हमें कोई ऐसी हड्डी मिली जो कि हजारों साल पुरानी है, या हमें कोई ऐसी शय मिली जो कि जानदार से रिलेटेड है, उसकी कोई खाल मिल गई या उसकी कोई प्रिजर्व हुई कोई चीज़ मिल गई जो कि हज़ारों साल पुरानी है, पत्थर में कैद हुई मिली, बर्फ़ में कैद हुई मिली, ज़मीन खोदी तो नीचे से निकल आई। समझ रहे हो? तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ फॉसिल, उसको फॉसिल कहते हैं। तो पेलियंटोलॉजी क्या है? पेलियंटोलॉजिस्ट वो साइंसदान होते हैं जो इनकी तलाश करते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान में एक इलाका है, इधर ऊपर चले जाएं आप पहाड़ों की तरफ, चकवाल, सुना ना चकवाल? तो चकवाल में
वहाँ पे पहाड़ हैं और वहाँ पे बड़े फॉसिल्स, साइंसदानों का मानना है कि पाकिस्तान में चकवाल के पहाड़ जो थे, कभी यहाँ से कोई दरिया गुजरे करते थे और वो उनमें जानदार रहा करते थे। उन जानदारों, अब पहाड़ जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन दरिया वहाँ से ख़त्म हो गए हैं, तो अब वो उन जानदारों की हड्डियाँ और बकाया जात वहाँ पड़े हुए हैं। तो अगर हम खुदाई करें वहाँ से तो हमें बहुत सी हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पे। तो बहुत सी हड्डियाँ मिलने का क्या मतलब है कि फॉसिल्स मिलते हैं हमें वहाँ पे। तो पेलियंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? पेलियंटोलॉजिस्ट यही काम करते हैं, वो फॉसिल्स की तलाश करते हैं। तो पेलियंटोलॉजी क्या है? फॉसिल्स का इल्म है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सो विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। किसके रिमेन्स हैं? ऑफ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? जानदार। एक्सटिंक्ट नापैद। नापैद जो कि अब नहीं रहा। अब कहोगे जो कि नहीं रहा क्या सर? तो डायनासोर्स। डायनासोर्स ऐसे जानदार हैं जो कि अब नहीं रहे, जो कि नापैद हो गए हैं। तो लिहाजा उनकी हड्डियां अगर मिल रही हैं तो वो फॉसिल्स हैं। ये जो पेट्रोल निकलता है ना, पेट्रोलियम निकलता है या गैस निकलती है, सुई गैस जो जलती है, ये भी फॉसिल है। ये भी कोई पुराने जानदार दबे रहे, इनका कोई तेल तूल बन गया और आज हमें कुछ जगह मिलती है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सुई के मुकाम, ईरान, खलीजी ममालिक, रशिया, आई डोंट नो कितने मुल्क हैं जहाँ से ये सारे तेल के ज़खायर मिलते हैं, निकलते हैं। तो पेलियंटोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है साइंस की, इन विच वी स्टडी अबाउट फॉसिल्स एंड रिमेन्स, बकाया जात। किसके बकाया जात? एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स के। एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म कौन से जो कि अब नहीं रहे? जैसे मैं तुम्हें एक और एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म का नाम बताता हूँ, डोडो। आप तुमको सर ये डोडो क्या है? डोडो बत्तख की तरह का एक जानदार था, आज से 100 साल पहले ही खत्म हुआ है। चलो अभी तुम्हें मैं न्यू अपडेट देता हूँ। अभी तुम्हें मैं बताता हूँ ये पांडा। पांडा का नाम सुना है ना? किंग फू पांडा एक कार्टून मूवी भी है। तो पांडा जो है ये क्या है? पांडा बेसिकली कह लें एक ऐसा जानदार है जो कि ख़त्म होने वाला था, लेकिन चाइना ने इसको अपने चिड़ियाघर में क्या कर लिया? महफूज कर लिया, जू में महफूज किया, उसको पाला, उसके बच्चे पैदा करवाए। नहीं तो पांडा एक एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता। अच्छा, अब पांडा चूंकि एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं है, अभी तो है ना, लेकिन वो खतरे में है कि उसकी सारे की नस्ल खत्म ना हो जाए। उस इस तरह के जानदारों कहते हैं इंडेंजर्ड। क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड मीन के जिनकी नस्ल खतरे में हो। जिन जानदारों की नस्ल खतरे में हो, यानी दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर अबाउट टू गेट ऑल डाइड, जो सारे मरने वाले हैं। मतलब इंसान कितने हैं पूरी दुनिया में? इंसान है 7 बिलियन, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। तो इनकी नस्ल खतरे में नहीं है। ये तो इतने ज़्यादा हैं, तो जो बहुत ज़्यादा हो वो इंडेंजर्ड नहीं है, उनको आप इंडेंजर्ड नहीं कह सकते। जो थोड़े से हैं बस ख़त्म होने वाले हैं, उनको इंडेंजर्ड कहेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है, दैट इज़ बेसिकली एनवायरमेंटल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स बात करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली क्या है? ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो एनवायरमेंटल बायोलॉजी की, तो जिस तरह ये ज़मीन है और इसमें बहुत से जानदार रह रहे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, ठीक है। इंटरेक्शन कहते हैं ताल्लुक़ को। तो एक ताल्लुक़ है, और किसका ताल्लुक़ है? ऑर्गेनिज्म का, और किसके दरमियान? माहौल के दरमियान। जैसे आपको पता है कि आप रह रहे हो तो पहाड़ हैं और पानी है, तो पहाड़ और पानी, इंसान पहाड़ों पे भी रहता है, पहाड़ों का भी इस्तेमाल है, हवा है, हवा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। तो ये सिर्फ एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन क्या है कि हम एक ताल्लुक़ में आ जाते हैं गैर जानदार चीज़ों के भी और जानदार चीज़ों के भी, उनके साथ मिलके रहते हैं। अब हवा ना हो तो हम नहीं रह सकते, पानी ना हो तो हम नहीं रह सकते।
तो जो एक एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट होता है वो ये जानदार गैर जानदार चीज़ों का मुताला करता है जो जानदारों के साथ इंटरेक्शन में। पानी में मछली रहती है तो उसकी एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होगी, उसको हम पानी में स्टडी करेंगे, पानी में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों चलते हैं हम अगली ब्रांच की तरफ, दैट इज सोशियो बायोलॉजी। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, सोशियो बायोलॉजी में सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स का सोशल बिहेवियर क्या होता है, डेफिनेटली कुछ सोशल ऐसे बिहेवियर होते हैं जिससे वो सोसाइटीज़ बना कर रह रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मक्खियों का एक छत्ता होता है और मक्खियों के छत्ते में जो है कुछ वर्किंग बीज होती हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं और इसके अलावा एक रानी होती है, क्वीन होती है। दीमकों में भी ऐसा होता है कि उसमें कुछ फौजी हैं जो काम लेते हैं, कुछ काम करने वाले दीमक होते हैं और फिर रानी होती है। उस रानी की उम्र उसे क्वीन कहते हैं, उसकी 40 साल तक उम्र होती है दीमक में। तो लुक एट दैट कि वो सोसाइटी कितनी देर तक रहती है। इस तरह ही आप इंसानों को भी ले लें, इंसान जो हैं ये भी एक सोसाइटीज़ बना कर रहते हैं, कबीले बना कर रहते हैं, ग्रुप्स बना कर रहते हैं। या एक ख़ानदान की बात कर लें तो ख़ानदान क्या होता है, एक सोसाइटी होती है। अब उसमें भी आपस में लोगों का क्या इंटरेक्शन होना चाहिए, लोगों ने आपस में क्या मिलना है, क्या बांटना है, क्या बैठना है, ये भी एक अच्छे सवाल हैं। तो ये सारा जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी, इसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर हम सब जानदारों की स्टडी करना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं, मतलब सिर्फ अगर आप इंसानों की स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। लेकिन अगर आप सारे जानदारों की स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। तो इसमें अब जिस तरह लेट्स से दैट एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर जो चींटियाँ होती हैं वो कितार में बड़ी चल रही होती हैं, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो कितार में कैसे चल लेती हैं। मतलब क्या वो पटरी है नीचे कोई सर जो उस पर ट्रैक पे चलती चली जा रही हैं और वो इधर से उधर नहीं हो रही हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया कि बेटा देखो, जब भी एक चींटी चलती है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट चींटी। सो लेट्स से दैट कि ये वो चींटी है जो चल रही है। तो अब ये चींटी अगर चलती है तो पीछे कुछ केमिकल्स छोड़ के जाती है जिनका बस यहीं तक कह लें कि एक एरिया है, और फिर इसके पीछे एक और चींटी आती है, ठीक है। तो अब ये जो दूसरी चींटी इसके पीछे आ रही है, अब ये इन केमिकल्स को क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है। और इन केमिकल्स को हम कहते हैं, ये जो केमिकल्स हैं इन केमिकल्स को हम कहते हैं, अजीब सा नाम है याद रखिएगा, फेरोमोन्स। तितलियां भी छोड़ती हैं फेरोमोन्स, मक्खियां भी छोड़ती हैं, चींटियां भी छोड़ती हैं। तो अब वो इस वजह से क्या होता है कि आपको चींटियां एक लाइन में जाती हुई नज़र आती हैं, और ये लाइन कभी ज़रूरी नहीं है सीधी सी हो, ये लाइन कभी थोड़ी सी टेढ़ी भी होकर चल सकती है। डिपेंड करता है, ये फूड की तरफ इन्होंने जाना होता है, लेकिन एक कतार में जाते हैं ये। तो ये क्या है, अब फेरोमोन्स जो चींटी के हैं वो चींटी पहचानेगी ना, तितली के फेरोमोन्स तो चींटी नहीं पहचानेगी। तो इसलिए ये सोशल बिहेवियर में आपको बता रहा हूँ कि कैसे कतारें बनाती हैं चींटियाँ। तो आई होप आपको याद रहेगा, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ दैट एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज इज कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की, बात करते हैं डेफिनेशन की। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि आपके जिस्म पे रहते हैं। ये जानदार जिस्म पे रह के आपसे खुराक लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, शेल्टर जगह लेते हैं रहने की, और नतीजे में आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तुमको ये अच्छी ईमानदारी है। कि खुराक भी ले रहे हैं, शेल्टर भी ले रहे हैं, और नतीजे में नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आपके सर पे रहने वाली जुएं, ठीक है, तो यहाँ पे उनको मुश्किल होती है। तो चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो वो क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
to make substances for the welfare of humankind। अब ये बात को समझ लें आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि हमारे पास एक छोटा सी दूध की एक हमारे पास कढ़ाई है, दूध है इसमें, और हमने इसमें झाग लगा दी है। झाग, पता नहीं झाग लगाते हैं या जाग लगाते हैं, आई डोंट नो दैट। बट वो जो थोड़ी सी दही होती है, एक चम्मच में आपको पता है दही ले लेते हैं, दही योगर्ट, और फिर आप ये दूध में फेंक देते हैं इसको, और फिर दूध थोड़ा सा गर्म होता है, उसको अच्छी तरह हिला देते हैं, और जो भी बैक्टीरिया होते हैं दही में वो सारे दूध में फैल जाते हैं। और फिर आप कुछ 24 घंटों के बाद या 12 घंटे, जितना भी टाइम होता है, जो बनाते हैं उनको अंदाज़ा है, तो ये जो है दही बन जाती है। अब देखिए, आपने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया दूध को दही बनाने के लिए, दूध को, मिल्क को योगर्ट बनाने के लिए। इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि योगर्ट के अपने फ़ायदे हैं, दूध के अपने फ़ायदे हैं। तो लिहाजा आपने ह्यूमन की वेलफेयर के लिए दूध को बैक्टीरिया की मदद से दही बना दिया। ह्यूमन की वेलफेयर क्या है? ह्यूमन की वेलफेयर ये है कि दही मिलेगी, लस्सी मिलेगी, इट्स अ वेरी गुड, टेस्टी, हेल्दी, गुज्जर टाइप काइंड ऑफ अ फूड। तो मजाक कर रहा हूँ। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक सब्सटेंसेस, यानी कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों की, ताकि हम सब्सटेंसेस बना सकें। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस के लिए, या ह्यूमन काइंड कह लें आप, या आप छोड़ें इसको, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश की आपको। लेट्स टेक इट बिट कॉम्प्लेक्स। हमने बैक्टीरिया में एक जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया, और हमने बैक्टीरिया को कहा भाई ये आपके पास जीन आ गया, ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है। यानी एक बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये इंसुलिन नहीं बनाता। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमें बेसिकली हमारे ब्लड में जो शुगर होती है उसके लेवल को कम करता है। यानी जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके ब्लड की शुगर कम हो जाए। तो इंसुलिन इंजेक्शन में होती है। इंसुलिन कहाँ से आती है? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो लिहाजा इंसुलिन जो है वो आती है फ्रॉम दी बैक्टीरिया। कैसे? हम क्या करते हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर बैक्टीरिया हमें इंसुलिन बना के, लेट्स से दैट कि ये इंसुलिन बनी हुई है और ये हमें बैक्टीरिया ने बना के दी है। हमने अपनी मर्ज़ी का बैक्टीरिया बना लिया, उसमें अपनी जीन डाल दी, और उस जीन ने हमें इंसुलिन बना के देना शुरू कर दी। हमने बैक्टीरिया से अब इंसुलिन निकालना शुरू कर दी। अब देखो, अब बैक्टीरिया फिर इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं कि हम इंसुलिन हासिल कर रहे हैं, और वो शुगर के पेशेंट्स की ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वेलफेयर होगी ना ह्यूमन काइंड की। सो दैट दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसको आप बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जिसमें अब PhDs भी हो रहे हैं, MPhils भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी की जा रही है, रिसर्च की जा रही है। तो लिहाजा ये है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप आगे जा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। आप याद रखिएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, ये आप याद रखिएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यून सिस्टम से लफ्ज़ आया है, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब आप कहेंगे सर ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम ये होता है कि अगर आपकी बॉडी है, डेफिनेटली आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड है। तकरीबन साइंसदान कहते हैं 6 से 7 लीटर एक एडल्ट में ब्लड होता है। अब इस ब्लड के अंदर आप कह लें कि बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं, या कह लें बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो बाहर से अगर बैक्टीरिया आता है तो ये प्रोटीन और ये सेल्स इनको मार देते हैं। यानी आपके ब्लड में आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, तो स्किन से भी मतलब माइक्रोब्स या कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ब्लड में निकल जाते हैं, चले जाते हैं अंदर, आपके एक खूनी निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका हिस्सा बन जाते हैं। माइक्रोब्स कहते हैं इनको। व्हाट डू यू कॉल देम? माइक्रोब्स। माइक्रो मीन्स छोटे, माइक्रो मीन्स छोटे, माइक्रोब्स यानी छोटे जानदार, ऐसे आंखों से जो नजर ना आते हो, नॉट नेकेड। ठीक है, नेकेड आंखों से नजर आने वाले, नॉट नेकेड जो आंखों से नजर नहीं आते। तो लिहाजा जो आंखों से नजर नहीं आते, दोस्त जानदार, दोस्त छोटे छोटे से पिद्दे पिद्दे से जानदार जो आपके ब्लड में चले जाते हैं। समटाइम्स
आपको मच्छर काटता है आके तो एक माइक्रोब आपके ब्लड में छोड़ के जाता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम। इससे आपको मलेरिया हो जाता है, मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो प्लाज्मोडियम जो है बेसिकली ये एक छोटा सा माइक्रोब है, ये प्रोटोजोन है। अब ये जब आपके ब्लड में जाता है तो ब्लड को सारे को अंदर ये लिवर में जाके बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, आपके ब्लड में आप बीमार पड़े, टिल्ले पड़ जाते हो, आपको बुखार कभी चढ़ जाता है, रात को दिन को उतर जाता है। आप सोचते हैं ये सीन क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, क्योंकि माइक्रोब ने इन्वेड कर लिया है। इन्वेड मीन कॉन्कर कर लिया है, फतह कर लिया है आपका इम्यून सिस्टम। अगर खुदा ना खास्ता वो सारा इन्वेड कर लेता है तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो लिहाजा हमारे ब्लड के अंदर कुछ अल्लाह ताला ने प्रोटीन्स बनाए, कुछ ऐसे सेल्स बनाए, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं उनको। वो क्या करते हैं, इन माइक्रोब्स को मार देते हैं। तो इम्यूनोलॉजी कहते हैं इस तरह की स्टडी को, जिसमें आप देखते हैं कि ब्लड कैसे माइक्रोब्स के साथ फाइट कर रहा है, कैसे जो है हमारी बॉडी को अगेंस्ट माइक्रोब्स बचा रहा है। आप फिर दवाई भी खाते हैं ताकि दवाई से क्या हो, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या हो, सपोर्ट मिले, हेल्प मिले उन माइक्रोब्स को मारने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे ब्लड में वो माइक्रोब्स रहें। सो क्या स्टडी कहलाएगी? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब देखिए एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों के भी लेना आप। अब आपने कभी देखा होगा गधे में भी, बंदर में भी, मोंकी में भी, रैट में भी, मुर्गियों में भी, सब में खून होता है, तो सबका अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है, राइट। तो विच डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, के जो आने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनके खिलाफ क्या कर रहा होता है, डिफेंड कर रहा होता है, बचाव कर रहा होता है, और इस तरीके से हमारी बचत हो जाती है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बेसिकली कीड़ों की, हशरात की स्टडी है। साइंसदान ये समझते हैं कि 1.5 मिलियन जानदारों की बहुत सी किस्में यहाँ पे रहती हैं, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, यानी प्लांट्स की बहुत सी किस्में हैं। और 0.5 मिलियन जो हैं वो एनिमल्स की बहुत सी किस्में जो हैं वो ज़मीन पर रहती हैं। तो कुछ बेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर आप ऐसे करें, इसको नीचे कर लें, इसको ऊपर कर लें, ताकि ऊपर नीचे सही हो जाए। तो एनिमल्स की 1.5 मिलियन है और प्लांट्स की 0. देखिए मैं आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा, राइट। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप गलत थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो आप वही बोर्ड में कर देंगे। दैट सैड न्यूज़ फॉर मी, राइट। मैं बड़ा कॉन्शियस होकर कोशिश कर रहा होता हूँ, और डेफिनेटली जब मैं लफ्ज़ों की अदायगी करता हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे पता लग जाता है कि कुछ गलती अगर हुई है, अगर हो जाती है तो मैं आपको बताता ज़रूर हूँ। बहरहाल तो ये आपके पास हैं। अब 1.5 मिलियन स्पीशीज़ का मतलब ये है कि बहुत से डिफरेंट जानदार रहते हैं, और साइंसदानों का मानना है कि 50 से 60% तक जानदार जो हैं वो हशरात हैं। हशरात मीन वो इंसेक्ट्स हैं। मैंने पढ़ा, मैं भी एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, मेरी टर्माइट बायोलॉजी पे रिसर्च है, और इसके अलावा मैंने अपनी MSc में भी जो है वो एंटोमोलॉजी ही पढ़ी थी, यानी कि मैंने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो लिहाजा मैंने अभी तक सीखा यह है कि इसके 22 ऑर्डर्स हैं। इंसेक्टा से इनका ताल्लुक है, तो लिहाजा इंसेक्टा से जो है इनका ताल्लुक है, और ये हमें आइडिया देते हैं कि भाई वी आर सो मैनी। और एक और मैं चीज़ आपको बताऊं कि ये जानदार जो हैं ये बेसिकली कह लें डायनासोर्स के ज़माने से ज़िंदा रहते आ रहे हैं, यानी डायनासोर्स ख़त्म हो गए, इस ज़मीन से चले गए, आज आपको कोई डायनासोर ज़मीन पे नहीं मिलेगा, इट्स मिलियन ईयर्स बिफोर। और ये जानदार चूंकि ज़मीन के अंदर रहते थे तो उन्होंने सर्वाइव किया। सो आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे ओल्ड रहने वाले जानदार इस ज़मीन के रिहायशी, दे आर इंसेक्ट्स। उनकी बड़ी किस्में हैं, मैंने 32 ऑर्डर्स बताए आपको जो कि हैं टोटल, और बड़े मज़ेदार जर्नी थी इस स्टडीज़ करने के लिए कीड़ों की। और इट इज़ बिन अ काइंड ऑफ एन ऑनर कि मैंने डॉक्टर खालिद राज साहब के साथ काम किया, और वो प्रिस्टन के स्कॉलर थे, एंटोमोलॉजिस्ट थे, एंड आई विश कि मैं भी आगे से कोई अच्छे एंटोमोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर सकूँगा। तो अब थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि एंटोमोलॉजी क्या है। इट्स जस्ट बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। याद रखिएगा, एक MCQ आपको आएगा, एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी होती है, याद रखिएगा इंसेक्ट्स की होती है। चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ। जिस स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। चर्स, गांजा, अफ्यून,
बेटा ये देखें, ये इनको ड्रग्स नहीं कहते हैं, दवाइयों को भी ड्रग्स कहते हैं, राइट। जब भी ड्रग का लफ्ज़ आता है आपके दिमाग में ये चीज़ें आती होंगी। बहरहाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10 में, वहाँ पे फार्माकोलॉजी पूरा चैप्टर है, तो वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, ये मैरिजुआना और ये चरस गांजा वगैरह क्या होता है, उनके कितने नुकसान हैं आपकी बॉडी के लिए। तो लिहाजा ये जो थोड़ी बेवकूफ़ी करते हैं और इनको टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो बच्चे इस तरह की तरफ चले जाते हैं, मैं उनको कंडेम करता हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स को धोखा देते हैं, अपनी ज़ात को आप धोखा देते हैं। आप अगर तम्बाकू नोशी करते हैं, आप शराब का इस्तेमाल करते हैं, खुदा ना खास्ता, तो डोंट डू दीज थिंग्स। आप ये कभी टेस्ट के लिए भी ना जाएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का हिस्सा बनते हैं जाके, और आपकी बॉडी को बहुत ख़राब कर देते हैं और आपके मेंटल लेवल को स्ट्रेस में ले जाते हैं। आपको ना कुछ ख्यालात आते हैं कि आप बड़ी खुश दिली में हैं और ज़बरदस्त लाइफ गुजार है, लेकिन एक्चुअली आप जाज बन चुके होते हैं। सो डोंट ट्राई टू डू दिस थिंग्स, मैं कंडेम करता हूँ इसको। अच्छा, स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी कि बहुत सी दवाइयाँ आपको पता है फार्मेसी में चले जाएँ, ऐसे पैकेट बड़े होते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ लिखी जा रहा है। और चाइनीज़ का मुझे यहाँ पर कॉल याद आया, एक चाइनीज़ ने बहुत बड़ी तगड़ी बात की, उन्होंने कहा कि अपनी खुराक को अपनी दवाई बनाओ, ना कि अपनी दवाई को अपनी खुराक बनाओ। यानी कि आप जो खाना खाते हैं उसको अच्छी क्वालिटी का खाएं, उसको बेहतर क्वालिटी का खाएं, ताकि वही आपकी एक खुराक हो, यानी कि वो आपकी दवाई हो, बजाय कि इसके कि आप दवाइयाँ खा लें और ख़ुद को सही कर लें और क्या जी लो जी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दवाइयाँ कभी आपको बेटर नहीं करती हैं, याद रखिएगा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जबकि जो अच्छी खुराक है, देसी खुराक है, वो आपको ज़्यादा अच्छा करती है। तो फार्माकोलॉजी में मैं आपको ये भी मैसेज देना चाहूँगा। बहरहाल ये क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड द इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे सिस्टम पे क्या इनके इफेक्ट्स होते हैं, किसको सही करता है। जैसे कैंसर का कोई मरीज़ आ जाता है, थैलेसीमिया का, पिछले दिनों एक आदमी था, इट वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, तो उसको इंजेक्शन लगाया उन्होंने, वो बेचारा, उसके डेड सेल्स तो उन्होंने मार दिए जो कि ख़राब वाले सेल्स थे। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी इम्यूनिटी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे यकीन रखना चाहिए कि शायद ये हमें बचा ले, शायद ये हमें बचा ले, बजाय कि इसको आप और दूसरे फ़ौजी दे दें दवाइयों की शक्ल में, और वो फ़ौजी उन मुतलका ख़तरनाक सेल्स को तो मार दें, लेकिन आपके प्यारे प्यारे सेल्स को भी मार देंगे, जिसकी वजह से आपके दूसरी बॉडी के सेल्स तबाह हो जाएंगे और आपकी डेथ हो सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो कैंसर के मरीज़ होते हैं, इनको कीमोथेरेपी की जाती है, उनको भी दवाई लगाई जाती है। फार्माकोलॉजी की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, यानी क्योंकि दवाई खरीदी जाती है, उनको कीमोथेरेपी, इनको दवाई लगाई जाती है, ड्रिप के थ्रू लगाई जाती है। इनके बाल उड़ जाते हैं सारे, तो डोंट लुक एट माई हेयर्स ये तो थोड़े से वैसे ज़रा मैं फ्रेश लग रहा हूँ, तो दैट इज़ आई एम जस्ट रियली जोकिंग। तो क्या सीन होता है कि मतलब उनके बाल उड़ जाते हैं और दे जस्ट रियली गेट ऑफ फ्रॉम देयर काइंड ऑफ हेयर्स। और ये इसलिए होता है क्योंकि लुक एट दैट, जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको जाके वो स्ट्रेस में लाते हैं और आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आपके बाल रिकवर करते हैं, दोबारा आते हैं, जब वो कीमो का, थेरेपी का, यानी दवाई का असर ख़त्म होता है। तो ये सीन चल रहा होता है। तो ड्रग्स आर नेवर योर फ्रेंड्स, राइट। मैं इंडिया की एक आपको एग्जांपल दूंगा, इसमें भाग मीखा भाग, उस पर एक मूवी भी बनी है। तो मीखा सिंह वॉज अ ग्रेट जलंधरी काइंड ऑफ अ मैन। तो वहाँ पे वो भागता था, ही वॉज अ ग्रेट रनर। तो वो उसकी मैं एक स्टोरी सुन रहा था, तो ही आस्क्ड मी कि मेरी ही इज़ मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एन एज नाउ। तो उसकी जो वाइफ है वो उसके तकिए पे पैनाडोल की कुछ गोलियां रख देती है कि चलो तुम्हें कभी तकलीफ़ ज़्यादा हो, परेशानी हो, तो ये पड़ी हुई है, खा लेना। तो मीखा कहता है कि मैं बस, मुझे ये पता होता है कि दवाई मेरे सराहने पड़ी हुई है, अगर मुझे तकलीफ़ हुई मैं खाई, लेकिन मैं ख़ुद को हौसला देता हूँ कि मैं इसको खाए बगैर भी अपना टाइम गुजारूँगा। तो लिहाजा ये है कि दवाई जो है वो आप ना खाएं, क्योंकि वो आपकी बॉडी को कमज़ोर करती है। अच्छा, आप मेरा ये बयान इस तरह का ना लीजिएगा कि कोई दवाइयाँ जो डॉक्टर ने रिकमेंड की और वो ज़रूरी हैं और वो आप खाना बंद कर दें। सो डोंट डू दिस, फॉलो योर डॉक्टर। लेकिन जहाँ तक अपनी जंग आप अपनी जान से लड़ सकते हैं आप लड़ें, दवाइयों से मत लड़ें, राइट। तो चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ जी। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं उन ब्लॉक्स की, जो पेज के ब्लॉक्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से भी बोर्ड में सवाल आ जाते हैं। तो लिहाजा बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पहले लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। वी यूज्ड टू कॉल इट एज बायोमॉलिक्यूल्स, जिनमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी, ये शामिल है। और इसके अलावा आप कह लें कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी छोटे छोटे लेवल पे, ऑक्सीजन, ये भी थोड़े बहुत होते हैं, ग्लूकोज,
ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं डीएनए आरएनए को भी यहाँ पे लूँगा। डीएनए आरएनए को आप कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये हैं सही मानों में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद ये बताया जाता है पैरासाइट्स के बारे में। मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि पैरासाइट्स बेसिकली कह लें कि ऐसे जानदार होते हैं जो आपके जिस्म पे रहते हैं, जैसे जुएँ वगैरह, लाइसिस वगैरह, इवन जो आपके जिस्म के अंदर है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया या कोई अमीबा वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह, ये आपके जिस्म पे रहते हैं, आपके जिस्म से शेल्टर लेते हैं। मतलब जिस्म के बाहर जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, जिस्म के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके बॉडी पे रह के शेल्टर भी ले लिया, लेकिन नतीजे में आपको नुकसान भी पहुंचाया। मतलब फूड भी ले रहे हैं ना, शेल्टर भी ले रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं, लेकिन नतीजे में आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की। मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल इश्यूज हैं आजकल। मतलब जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको ये जो बायोलॉजी के साइंसदान हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? उनको ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का बड़ा मसला है। इस वक्त तकरीबन कोई आई डोंट नो 7.5 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़मीन की, यानी अर्थ के ऊपर। तो लोग सोच रहे हैं कि अब हम अर्थ के अलावा कहाँ जाएंगे रहने के लिए। कितने ज़्यादा हो रहे हैं ये। इसके अलावा जैसे कोरोना वायरस आया, इतनी ज़्यादा डिजीज़ भी आ रही हैं जस्ट बिकॉज कि आवाम बहुत ज़्यादा हो गई है। सो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ भी आ रही हैं, जैसे कोरोना वगैरह की भी बात कर रहा हूँ आपसे। मलेरिया हो गया, ये बड़ी फैलने वाली मलेरिया के डेंगू वगैरह की बीमारी आ रही है। डेंगू के बारे में बायोलॉजी की किताब में लिखा भी हुआ है। उसके बाद एडिक्टिव ड्रग्स का लोग बड़ा इस्तेमाल करें, ये भी मसला है कि कुछ लोग नींद की गोलियां खाते हुए नींद आती है, कुछ लोग ये चर्स, गांजा, फ्यून वगैरह, शराब वगैरह, कुछ सिगरेट्स वगैरह इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये ड्रग्स वगैरह भी हैं। कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बेजा दवाइयों का इस्तेमाल, खूबसूरती के लिए विटामिन लिए जा रहे हैं, फजूली लिए जा रहे हैं। तो द पीपल आर जस्ट बीइंग क्रेजी ईटिंग मेडिसिन। हालांकि अच्छी खुराक खानी चाहिए। और उसके अलावा पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ चलने से। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, मसला ये भी। तो लिहाजा ब्लॉक्स आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन। चलते हैं अब आगे जी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। कि बायोलॉजी का जो है वो क्या ताल्लुक है दूसरी साइंसेस के साथ। तो दूसरी साइंसेस कौन सी हैं? जैसे लेट्स से दैट बायोलॉजी के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी। तो जब बायोलॉजी को और इन ब्रांचेस को आपस में मिलाएं तो एक नई ब्रांच बन जाती है। जैसे लेट्स से दैट बायोलॉजी को अगर हम केमिस्ट्री से मिलाएं तो बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। अगर हम बायोलॉजी को इकोनॉमिक्स से मिलाएं तो बायो इकोनॉमिक्स बन जाती है। अगर बायोलॉजी को मैथमेटिक्स से मिलाया जाए तो बायोमेट्री बन जाती है या बायो मैथमेटिक्स बन जाती है। और अगर बायोलॉजी को फिजिक्स से मिला लिया जाए तो बायो फिजिक्स बनती है। और अगर बायोलॉजी को ज्योग्राफी से मिला तो बायो ज्योग्राफी बन जाती है। अब स्टूडेंट्स बात सिर्फ ये है कि हमने ये जो इंटर रिलेशन पढ़ा है दो सब्जेक्ट्स का, तो ये हमने क्यों पढ़ना है, इसके पीछे क्या वजह है? देखें, अगर हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाएं तो फिर हमें समझ में आती है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी कि ग्लूकोज बना रहा है पौधा, या कह लें कि रेस्पिरेशन हो रही है, एनर्जी कैसे हार्वेस्ट कर रहा है कोई जानदार, तो इन आइडियाज़ इनके बारे में पता लग जाता है। अगर हम बायोलॉजी को इकोनॉमिक्स से मिलाएं तो कोई बायोलॉजी है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, उस पर कितना खर्चा आ रहा है, वो कितने खर्चे में पूरा होगा। लेट्स से दैट आपने समुद्रों के सारे जानदारों के स्टडी करनी है, समुद्र में जाके अंदर गोता लगा के रिसर्च करनी है, तो आपको पैसे लगेंगे ना, दैट बिकम्स बायो। तो फिर डेफिनेटली ये भी पता लगेगा रिसर्च करने के बाद बेनिफिट्स क्या हुए, लॉसेस क्या हुए, पैसों का ज़या हुआ है कि पैसों का फ़ायदा हुआ है। उसके बाद फिर बायोलॉजी का जो है वो मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन है। मैथमेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? बायोमेट्री है, यानी डाटा एनालिसिस करेंगे। और मेरे ख्याल में कोई भी रिसर्च हो, कोई भी टॉपिक हो, मैथमेटिक्स के बगैर इनकम्प्लीट है। तो बायोलॉजी का कोई भी काम है वो मैथमेटिक्स अगर ना हो तो फिर हम वो काम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर बायोफिजिक्स आ जाती है, जिस तरह आपकी हड्डियाँ हिल रही हैं, आप चिड़िया उड़ रही है, कौवे उड़ रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो ये कैसे हो पा रहा है? फिजिक्स के असूलों के, ग्रेविटी के असूलों को, बायोफिजिक्स इज बीइंग गोइंग ऑन। उसके अलावा मसल्स बोन की स्टडी भी इसमें। उसके बाद बायोलॉजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे तो हम जानेंगे ये दुनिया इतनी ज़्यादा भरी हुई है, इतनी ज़्यादा रहने सहने की जगह है, तो कहाँ कहाँ जानदार रह रहे हैं, बायोज्योग्राफी कहाँ पे मौजूद है, तो इनकी इसके ऊपर रिसर्च की जाएगी। तो लिहाजा इस तरह से बन जाते हैं ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, जिसे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस कहा जाता है। तो आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, इसको BLCQ लिख लें आप। और इसके अलावा इसमें से कोई भी ब्रांच आपको
निकाल कर वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ सकता है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कैरियर्स इन बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी पढ़ ली तो क्या कैरियर्स बना सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम आपसे बात करते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी की। देखो स्टूडेंट्स, कैरियर का मतलब होता है कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ लेते हो तो फिर आपने आगे से करना क्या है। तो बहुत से बेचारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं पता नहीं बायोलॉजी पढ़ लिया क्या करना है। तो उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने कैरियर्स इन बायोलॉजी का टॉपिक दे दिया है। तो मेरे पास एक बुक है, उसमें तो बहुत से कैरियर्स हैं बायोलॉजी के, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वो उसके लिंक से जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने कैरियर्स को जितना मर्जी आगे लेके जाना चाहें आप बायोलॉजी में आगे लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ा जो बायोलॉजी का कैरियर होता है वो इंसानों की हेल्प होता है। आप डॉक्टर बन सकते हैं। देखिए, दैट इज कॉल्ड मेडिसिन फील्ड। इसमें आप MBBS कर सकते हैं। MBBS होता है मेडिसिन बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि आप लोगों से पैसे कमाने का तरीका बना सकते हैं। चलो मजाक कर रहा हूँ। आप बेसिकली डॉक्टर इंसान इसलिए बनता है ताकि मरीजों का इलाज करे, लेकिन आजकल के डॉक्टर जो हैं वो ऐसे हैं कि जो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं और काम अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन आई होप कि डॉक्टरों को एहसास होना चाहिए कि हमने मरीज़ों की कफ़ालत करनी है, हमने मरीज़ों की जो है हमने उनकी हेल्प करनी है, ना कि पैसे कमाने हैं। तो इस फील्ड में अब तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए की डिग्री है प्राइवेट ये, तो सोचें अगर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है डिग्री के ऊपर तो फिर बाद में रिकवर कितना किया जाएगा। तो हमें इस फील्ड को ऑनेस्टली और एक अच्छे तबके के तौर पे अख्तियार करना चाहिए बायोलॉजी पढ़ के। लेकिन आप जब शुरू में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप ग्रीडी होते हैं, यार मैं भी डॉक्टर बनूंगा और मैं भी इंजेक्शंस महंगे बेचूंगा और मैं भी महंगे इलाज करूंगा और मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो ये सबसे एक अवलीन दर्जे की घटिया सोच है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, आपको चाहिए कि आप लोगों की हेल्प के लिए डॉक्टर बने। आपको चाहिए कि आप लोगों को फीस बिल्लाह जो है वो कोशिश करें कि उनकी आप इलाज कर सकें, उनको आप मुसीबत में से निकाल सकें। तो इमरान खान इज़ डूइंग अ गुड जॉब। उसने शौकत खानम बनाया और लोगों की हेल्प करने की बात करता है। बाकी दिलों के राज अल्लाह जानता है। तो स्टूडेंट्स, मेडिसिन बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी आपने भूलना नहीं है, ठीक है। मेडिसिन बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सर्जरी का मतलब है कि जो डॉक्टर होते हैं, आपको पता है कि ये सर्जरी भी करते हैं, किडनी निकाल देते हैं आपकी, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, कान नाक गले के डॉक्टर हैं। तो ये देखें MBBS। तो इसके अलावा और भी हैं बड़े शोबे। BDS में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री सर्जन, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़ी फील्ड्स हैं। फार्मेसी में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियर बन सकते हैं, मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं। या फिर आप आगे MLT कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप लैब के साइंसदान बन सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा आप एंथीजिया में जा सकते हैं, एंथीजिस्ट बन सकते हैं, यानी कि एंथीजिया के जो होते हैं उनको बेहोश करने वाले डॉक्टर्स कहा जाता है। परफ्यूजनिस्ट बन सकते हैं, जो खून वगैरह इधर से उधर किसी मरीज़ों को लगाते हैं, ये भी माहिर होते हैं परफ्यूजनिस्ट। और DPTs जा सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बन सकते हैं, ह्यूमन डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं। आप जूलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं, BS जूलॉजी कर सकते हैं। आप बॉटनी पढ़ सकते हैं, ये भी बायोलॉजी की फील्ड है, BS बॉटनी कर सकते हैं। बहुत सी फील्ड्स हैं। फिर आप स्पेशली आप MPhil फिशरीज़ में कर सकते हैं, MSc फिशरीज़ में कर सकते हैं। अपनी 12 साल एजुकेशन के बाद आप फिशरीज़ का डिपार्टमेंट ले सकते हैं। कराची में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है फिशरीज़ का, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो फिशरीज़ का डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके बाद आप किसान बन सकते हैं, यू कैन पढ़े लिखे किसान, अमीर। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एग्रीकल्चर एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है और जो बायोलॉजी के बंदे ज़्यादातर इख्तियार करते हैं। किसान एक बायोलॉजिस्ट होता है, अनपढ़ बायोलॉजिस्ट होता है। तो आप बहुत बड़े पढ़े लिखे बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन मैं भी जो आपको बात ना लगूँ आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद इन्हसार अपनी गंदम पे, आटे पे, चीनी, मकई, दाल पे करता है। इज जस्ट बिकॉज वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। अमेरिका इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री। तो जो कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे गन्ने उग सकते हैं, खेती बाड़ी की जा सकती है, तो कितना अच्छा नहीं है ये खेती बाड़ी करना और पैसे कमाना। आप बैंगन की फसल लगाएं और बैंगन बेचें लोगों को, और कितने पैसे मिलेंगे आपको बैंगन बेचने पे। लेकिन बदकिस्मती ये है
कि शायद किसान बनना किसी को पसंद ही नहीं रहा, लेकिन आप पढ़े लिखे किसान बने और बड़ा पैसा कमा सकते हैं आप। अभी मैं देखता हूँ आलू इतने महंगे हैं, मैं देखता हूँ प्याज लहसुन और अदरक इतने महंगे हैं, जस्ट बिकॉज किसान कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग एग्रीकल्चरल फील्ड को छोड़ रहे हैं, तो हमें एग्रीकल्चरल फील्ड को पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, वहाँ पर आप जाकर अपनी 12 साल एजुकेशन के बाद वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं और आप लाइफ स्टॉक इंजीनियर बन सकते हैं। एक शोबा और है जिसमें आप बड़ा ज़बरदस्त आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हमें क्या बताती है कि आप हस्बैंड बन सकते हैं एनिमल्स के। आप कह रहे नहीं सर हमने तो अपनी वाइफ के हस्बैंड बनना है, आप हमें एनिमल्स के हस्बैंड तो नहीं जा रही हैं। तो मैं आपको कहूँगा नहीं नहीं, मैं आपको वो हस्बैंड नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मतलब आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं राइट, तो आप आप जिस तरह होता है ना, आपने भैंसें रखी हुई हैं 2-4, तो आप उनके हस्बैंड ही होते हैं ना, उनका ख्याल कर रहे होते हैं, उनको चारा देना, उनका गंद वगैरह साफ़ करना या करवाना और उनको थोड़ा सा उनका हेल्दी ख्याल रखना, तो आप उनके हस्बैंड होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। आप मुख्तलिफ जानवर इकट्ठे करके उनके साथ अपना और ये भी एक पढ़ा लिखा तरीका है, आप इसको भी मतलब बढ़ा सकते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बकरियों का किया, वो बकरियों को पालते थे और बकरियों का कारोबार करते थे, तो शायद आपको ये बात पता होगी। तो दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो ये तो हमारी सुन्नती तरीका है कि अब एनिमली अब देखते हैं घरों में ना, किसी के घर बकरी हो तो हम उनको पेंडू समझते हैं, किसी के घर अगर भैंस हो तो हम कहें तो है ही पेंडू। लेकिन आप देखें भैंस अगर होती है आपके घर, अगर गाय होती है तो आप खालिस दूध हासिल कर लेते हैं। आप देखें मार्केट से आपको खालिस दूध नहीं मिलता है, लेकिन आप एनिमल हस्बेंड्री को फॉलो करके अपनी सेहत का, अपने ख़ानदान वालों की सेहत का ख्याल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम मॉडर्न हो गए हैं और अब हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं। चले, लेकिन यह है कि ये शोबा अख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, शायद आपने पहली दफ़ा नाम सुना होगा। हॉर्टिकल्चर होता है ये सड़कें होती हैं ना, जो आपने देखा होगा सड़कें होती हैं, सड़कों के इर्द गिर्द जो है आपको पता है दरख्त लगाना होते हैं, पौधे लगाने होते हैं तो सड़कों के इर्द गिर्द जितनी भी सड़कें हैं या पार्कें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्कें हैं तो उन पार्कों में और उन सड़कों में क्या करना होता है, उनमें हमने बेसिकली क्या करना होता है कि हमने पौधे लगाने होते हैं, उनकी ऑर्नामेंटल तैयारी करनी होती है। इससे जाना होता है ना, जिस तरह बाहर आती है, अब देखो होगा सड़कें कितनी सज जाती हैं, पौधे, वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले करते हैं। तो आप हॉर्टिकल्चर की डिग्री हासिल कर सकते हैं 12 जमातें पढ़ने के बाद, और आप पूरी दुनिया में एक बेहतरीन हॉर्टिकल्चरल इंजीनियर बन सकते हैं। आपको एक डिज़ाइंस का पता होगा, तो ये भी एक ज़बरदस्त काम है। उसके बाद आप फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग में आप फसलें उगा सकते हैं, मछलियाँ पाल सकते हैं, आप आई डोंट नो डिफरेंट किस्म की पोल्ट्री फार्म्स बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप फार्मिंग में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आई थी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब इस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं सबसे बड़ा एशिया का आर्टिफिशियल जंगल है जिसे हम छांगा मांगा कहते हैं। तो वो क्या हुआ, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जंगल उगाया और देखो कितना बड़ा जंगल बन गया। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ फॉरेस्ट्री। या कहीं पर जंगल हैं तो आप उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनमें वाइल्ड लाइफ होती है ना, वहाँ पे जंगली हयात होती है, वहाँ पे जाके उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, उनको रहने के लिए, कि वो ख़त्म ना हो जाए, उनकी नापैद ना हो जाए। या फिर आप जंगलों की हिफाजत कर सकें, वो लकड़ियाँ बेजाना कोई काटे और फजूल जंगलों को ख़त्म ना किया जाए, तो आप उनके एक मुहाफ़िज़ बन सकते हैं। वो मतलब आप जंगलों के भी डायरेक्टर बन सकते हैं, आप उनके मैनेजर बन सकते हैं। तो वो भी बायोलॉजी ही के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो फॉरेस्ट्री आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, वन ऑफ माई फेवरेट फील्ड, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये होती है कि आप दही जमाएं तो आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। आप कहोगे सर लो कितना मुश्किल है, दूध गर्म करें ज़रा सा, उसमें से थोड़ी सी दही डाल दें जाग के तौर पे और दही बन गया। तो हाँ, आपने क्या किया, आपने एक छोटे से जानदारों को एक बड़ा सा दूध का मीडियम दिया और वहाँ पे पूरे दही बना दिया उनको। तो आपने एक छोटे से जानदार से क्या लिया, दूध को दही बनाया, योगर्ट बनाया, फ़ायदा उठाया आपने इस चीज़ का। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि आपने टेक्नोलॉजी की मदद से बायोलॉजी का फ़ायदा उठाया, या कह लें बायोलॉजी की मदद से टेक्नोलॉजी की। तो अब आपको कि सर ये तो कितना ख़ास आपने नहीं बताया, तो चलिए मैं थोड़ा सा ख़ास बताता हूँ आपको। लेट्स से दैट कि आपने बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को आपने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से इसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया, ठीक है, इसके जीन्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इसके जीन्स को चेंज करने के बाद अब क्या हो रहा है कि आपने एक बैक्टीरिया नया बना लिया, ठीक है। अब इसमें मैं ये सारा इसका डीएनए बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा मैंने डीएनए क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये इस डीएनए का ज़बरदस्त काम ये है, बल्कि मैं यहाँ से चेंज नहीं करता, ये थोड़ा सा डीएनए ना बैक साइड पे होता है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। राइट, लेट मी जस्ट मेक इट ब्लू। ये वाला डीएनए चेंज नहीं होता, ये प्लाज्मिड होता है, ये वाला डीएनए चेंज हो जाता है।
अब मैंने चेंज कर दिया। अब इस ये भी बैक्टीरिया जेनेटिक मेकअप से चेंज होने के पहले वाला बैक्टीरिया है। अब इसका जेनेटिक मेकअप मैंने चेंज कर दिया, डीएनए चेंज कर दिया। तो लिहाजा अब क्या हो रहा है कि ये एक प्रोटीन बना के दे रहा है मुझे, राइट, एक प्रोटीन बना के दे रहा है। इस प्रोटीन का नाम है इंसुलिन, और इसे शुगर के पेशेंट्स का इलाज होता है। जो शुगर के पेशेंट्स नहीं होते जिनको शुगर हो जाती है, उनका क्या होता है, इलाज होता है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उनको शुगर सही हो जाती है, वो खाना अच्छा डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनकी ज़िंदगी 30 साल की होती है, उनकी ज़िंदगी हम 40 साल 50 साल 60 साल की कर देते हैं। देखो फ़ायदा हो रहा है ना। आपने क्या किया, वो इनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही। अब किसी की दूसरे इंसान की जिस्म से इंसुलिन निकाल के तो नहीं डालेंगे ना उसके अंदर, तो आप बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवा रहे हैं। दिस कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। क्लास 10 में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर प्रॉपर लेक्चर दूंगा। अब जो क्लास 10 में आएंगे, या भी आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आप आएँ, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है पूरा, वहाँ पर आप आकर मुझसे बायोटेक्नोलॉजी की बातें सुन लें, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, मुस्लिम साइंटिस्ट, उनकी हम बात कर लेते हैं। और अभी ये कुछ आयात का टॉपिक आ रहा है, ये अमूमन जो है वो पेपर्स में नहीं पूछा जाता, पूछा भी जाता है तो आप इसकी तैयारी करें। तो ये अपने जो कारी साहब हैं, आप उनसे इसकी तैयारी कर लें। बहरहाल अभी हम बात करते हैं आपसे मुस्लिम साइंटिस्ट की, और मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं और उन्होंने कौन कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 3 की बात करेंगे। तो 3 साइंसदान वो कौन से हैं और उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब आपसे बात करने वाले हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन की भी और लॉन्ग क्वेश्चन की भी। तो दोनों लिहाज से आपने इसको तैयार कर लेना है। बड़े साइंसदान, मुस्लिम दौर के बहुत बड़े नाम, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलक अस्माई, और इसके अलावा अबू अली सीना। ये इनका तारीख़ पैदाइश है और ये तारीख़ वफ़ात के 721 में पैदा हुए और 815 तक रहे और दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया। अब्दुल मलक अस्माई जैसे साइंसदानों ने, मुस्लिम साइंसदानों ने 740 से 828 तक का वक्त गुजारा। और अबू अली सीना, जिसको वेस्ट में जो है वो एविसीना के नाम से जाना जाता है, और इनको कैनन ऑफ मेडिसिन की किताब लिखने का एजाज़ हासिल है, जिसे अल कानून फिल तिब कहते हैं। 980 से लेकर 1037 तक ज़मीन पर रहे। और सबसे पहले तो मैं इस ग्रेट साइंटिस्ट की बात करता हूँ, जाबिर बिन हयान, जिसने मरते दम भी ये कहा कि मैं अगर अब जा रहा हूँ तो मैं कैसे समझाऊँ कि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ पर लोगों को समझ नहीं आती है। तो 1000 साल के बाद भी उनकी किताबें जो उन्होंने लिखी वो लोगों को समझ में आई 1000 साल के बाद, यानी 1000 साल तक दूर की सोच रखते थे। केमिस्ट्री के बहुत बड़े मायानाज साइंसदान थे और इन्होंने HCl, HNO3 और H2SO4 जैसे तेज़ाब दरियाफ्त किए थे। और सबसे बढ़कर इन्होंने आब सुल्तानी बनाया था, आब सुल्तानी एक्वारीजिया, यानी कि ऐसी कह लें कि पानी जिसमें सोना हल हो जाता है। जरा नमक नहीं पानी में हम हल करते, आप सोने को डालें उसमें हल हो जाएगा। तो एक अमेजिंग सी चीज़ बनाई थी इन्होंने। अपनी बहुत मशहूर किताब से फेमस रहे, अल नबातात और अल हैवान। ये 2 किताबें बहुत बड़ी लिखी, ये बोर्ड में MCQ के तौर पे भी आपको पूछी जाएंगी। इसके अलावा ये ईरान में पैदा हुए, लेकिन फिर इराक चले गए ईरान से, और वहाँ पर इन्होंने मेडिसिन का सारा इल्म हासिल किया। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि बहुत बड़े कीमियादान थे, केमिस्ट्री के माहिर थे। फिर आते हैं अब्दुल मलक अस्माई, 740 से 828 तक। इन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा एनिमल्स पे काम किया, मतलब बहुत बड़े जोलॉजिस्ट थे, ये जोलॉजी के माहिर थे। इन्होंने अबील, अल खईल, अल वहूश जैसी किताबें लिखी, यानी कैमल पर, घोड़े पर और बहुत से जानवरों पर। इसके अलावा एक इनका बहुत बड़ा कारनामा था खलक़ल इंसान की किताब, यानी कि ऐसी किताब जिसमें खलक़ल इंसान की सारी इन्होंने बॉडी को बताया और सारे अंदर बाहर के हिस्से अंदर के हिस्से बताए। इसके अलावा अबू अली सीना को नहीं छोड़ सकते हम, इनको एविसीना के नाम से जाना गया और कहा गया कि ये मॉडर्न मेडिसिन के फाउंडर भी हो सकते हैं, ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन है, इन्होंने मेडिसिन में बड़ा काम किया। ये फिजिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, पोइट भी थे, ये पता नहीं क्या क्या थे, ये बहुत ही माहिर किस्म के बंदे थे। और उन्होंने किताब कानून फिल तिब लिखी, अल कानून फिल तिब, जो कि कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से वेस्ट में जानी जाती है, और आज भी इनकी किताब को ट्रांसलेट करके MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ये थे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट। आई होप आपको समझ में आई होगी कि दे वर इंटरेस्टिंग पीपल। बहरहाल आप किस मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, अभी कमेंट करके मुझे बताएं, और आप क्यों जानते हैं उसके बारे में ये भी मुझे बताएं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ वेरी गुड टॉपिक, दैट इज़ बेसिकली द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें, ये अबू अली सीना की तस्वीर जो है वो आपको दिखाई जा रही है, और ये वाली तस्वीर आप देखें, ये जाबिर बिन हयान की तस्वीर है।
सो दे आर वेरी फेमस साइंटिस्ट। और हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।